नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे उनसे कि दरअसल देश की राजनीति में क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से याद होगा कि राहुल गांधी बहुत दिनों से एक बात कह रहे हैं। वो बात ये कह रहे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे अडानी सरकार है, और वो दरअसल ये कहने में गुरेज भी नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार को अडानी ही चलाते हैं, यानी गौतम अडानी ही चलाते हैं, जिनकी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद तिलमिलाती है। नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी तक जो बात राहुल गांधी कह रहे थे उसको एक रेटरिक्स के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन अब इस बात के सबूत भी मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि महायुति यानी महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन है, उसके जो तीसरे धड़े हैं अजीत पवार की एनसीपी। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2019 में जब महाराष्ट्र के अंदर अचानक एक दिन सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार बन गई थी, यानी उनको शपथ दिला दी गई थी राज्यपाल के द्वारा, उस शपथ ग्रहण या उस सरकार के बनाने के पहले जो मीटिंग हुई थी या उस सरकार को बनाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, उसमें अमित शाह के साथ साथ गौतम अडानी भी मौजूद थे। जी हां, अमित शाह के साथ साथ गौतम अडानी भी मौजूद थे और उस मीटिंग में शरद पवार भी मौजूद थे। इस बारे में बार बार अटकलें लगी हैं कि दरअसल शरद पवार और अजीत पवार के बीच में कोई साठगांठ थी, जिसकी वजह से अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए, अचानक सुबह उन्होंने शपथ ग्रहण की। शरद पवार ने हमेशा इस बात से इनकार किया, लेकिन गौतम अडानी की मौजूदगी ने एक नया धमाका किया है भारत की राजनीति में। महाराष्ट्र की चुनाव में उसका क्या असर होगा ये भी जानना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन श्रवण जी से हम जानेंगे कि इस खुलासे का अर्थ क्या है, इसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी, और क्या जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे थे उसमें और कुछ गहरा सच छुपा हुआ है। श्रवण जी से जानते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। जी श्रवण जी। देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा जो समझ पाया हूँ पूरे मामले को, उसमें एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ, चाहे तो आप समझा दें, कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था नवंबर 2019 में, जिसमें अजीत पवार थे, अगर वो इतनी 5 मीटिंग्स दिल्ली में हुई, अदानी भी मौजूद थे और अमित शाह भी थे और फडणवीस भी थे और अजीत पवार भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे, 5 दिन ही क्यों चली? शरद पवार भी थे। मतलब 23 तारीख को, 23 नवंबर को सरकार बनी, 28 को गिर गई, क्योंकि वहां से लोग आए नहीं। शरद पवार के जो लोग थे, वो जितने लोगों को प्रॉमिस किया था उन्होंने, वो ला नहीं पाए अजीत पवार। तो एक जो बहस चल रही है, उसमें एक जो बड़ा मुद्दा मुझे समझ में आता है कि अगर शरद पवार की सहमति से और शरद पवार की उपस्थिति में और अदानी के हस्तक्षेप से एक सरकार जो कायम हुई 2019 में, वो 5 दिन ही क्यों कायम रही, और उसके बाद जो सरकार बनी वो उद्धव ठाकरे की कैसे बन गई। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की जो बैठकें होती थी, उसमें अगर इस तरह की योजना बनती तो, और उसमें एकनाथ शिंदे होते, तो घटनाक्रम कुछ और होता। तो मैं ये जो पूरा का पूरा ये जो इंटरव्यू है श्रीनिवासन जैन के साथ इनका, अजीत पवार का, इसमें कई चीजें नई देख रहा हूँ, मतलब जो आमतौर से देखी जा रही। अभी तक जो बहस मैंने सुनी
आपकी बहस सुनी मैंने, मुकेश कुमार जी की बहस सुनी मैंने, और भी जो समझा मैंने चीज़ों को, 4-5 चीज़ें निकल कर आई। एक तो ये कि सत्ता के गलियारों में सालों से ऐसा चलता आ रहा है, मतलब कोई नई बात नहीं है कि पूंजीपतियों का हस्तक्षेप सरकारों में नहीं रहा हो या सरकारों में वो जाकर नहीं बैठते हों। ऐसे कई उदाहरण भी दिए गए, आपकी डिबेट में भी दिए गए और तमाम डिबेट में। मतलब बिरला जी का जो हस्तक्षेप था, मान लीजिए कि गांधी जी के ज़माने में, तब से अगर हम मान सकते हैं। दूसरा ये कि जो बात निकल कर आई कि वो ये कि दिल्ली में जो हुई बैठक अदानी की उपस्थिति का मतलब ये निकाला जा रहा है कि महायुति की सरकार अदानी ही चला रहे हैं। एक जो पॉइंट ये निकल गया। तो मैंने कहा कि भाई अगर अदानी उस बैठक के आर्किटेक्ट थे तो 5 दिन ही बैठक, 5 दिन ही सरकार क्यों चली, फिर तो 5 साल चलना थी। तो तीसरा पॉइंट ये कि ये कोशिश जो है अजीत पवार की, ये शरद पवार को कमजोर करने की या नीचा दिखाने की कोशिश है। चौथा पॉइंट ये है जो निकल कर आया डिबेट्स में से, बहस में से, कि ये एमबीए को सत्ता, महा विकास अघाड़ी को सत्ता में आने से रोका जा रहा है। उसका एक प्रयास है और इसको मोदी जी की और शाह साहब की ब्लेसिंग्स हैं। और फिर एक ये है कि किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, मतलब इसमें। और आखिरी पॉइंट ये निकल के आया कि बीजेपी भी चुप है और शरद पवार भी चुप है पूरे मामले में। अदानी भी चुप है। तो अदानी तो खैर वैसे भी हर मामले में चुप रहते हैं, उनको रहना चाहिए। पर बीजेपी को क्या कहना चाहिए, या शरद पवार को अपने भतीजे के बारे में क्या कहना चाहिए, ये एक मुद्दा है। देखिए, इसमें जो चीजें पढ़ने की हैं, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसमें कोई पुख्ता जानकारी है। एक विश्लेषण है जो बातचीत को सुनकर समझकर जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, एनालिसिस हो सकते हैं कि ये अजीत पवार जैसा सीजन्ड आदमी जो बहुत ही मैं उनको मानता हूं कि उनमें खुद के तो गुण हैं ही, पर शरद पवार के भी गुण हैं। मतलब वो शरद पवार के कंधे पर बैठकर उन्होंने राजनीति की है, इसलिए शरद पवार से दूर तक देखते हैं वो। सारी चीजें शरद पवार की भी हैं और खुद की भी हैं। तो मैं उनको शरद पवार का एक इम्प्रूव्ड वर्जन मानता हूँ राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में। तो एक चीज ये समझने की है कि जब 4 दिन बाद, 5 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, 20 तारीख को मतदान हो रहे हैं, और अजीत पवार, या उनको जैसे अजीत दादा भी कहते हैं, तो उन्होंने इसका डिस्क्लोजर क्यों, ऐसा डिस्क्लोजर क्यों किया। जो बहस में एक चीज ये भी आई कि वो इतने सालों तक 2019 के बाद से 5 साल तक चुप क्यों रहे। और उसमें ये भी निकाल सकते हैं कि महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े महान पत्रकार हैं, तो वो क्यों नहीं निकाल पाए इस चीज को, या वो उन्होंने क्यों नहीं कहा, या अजीत दादा ने उनको क्यों नहीं बताया ये जो बात श्रीनिवासन जैन को बताई। दूसरा ये कि जो मुद्दा है वो ये कि इनका जो फैक्शन है, ये जो अजीत दादा का जो फैक्शन है, जो बंटवारा हुआ, जिसको वो तोड़ के अल्टीमेटली आए, और इस बार जब आए वो तो काफी लोगों को लेके आए। आपने देखा कि नवंबर 23 में जब आए थे तब बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए थे, और फिर जब सरकार गिराई और शिंदे की बन गई, तब ये आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तब काफी लोगों को ले आए। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है नोट करने की, कि ये जो पूरा किस्सा है उसको हम किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे। लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अजीत दादा की पार्टी को केवल 1 सीट मिली, 3 सीटों का नुकसान हुआ जी। सबसे कम मतलब घाटे में अजीत पवार का फ्रैक्शन रहा था लोकसभा के चुनाव में।
सबसे बड़ा फायदे का फैक्शन शरद पवार का रहा था, जिनके 8 उम्मीदवार चुने गए। मतलब सारे विधायक अजीत दादा ले आए, पर सांसद सारे चुने गए शरद पवार के, 8 लोग। इसका क्या मतलब है कि जो आप सारी चीजों को ले आए हो, पर जो दूध देने वाली गाय थी वो तो सब शरद पवार के पास रह गई। दूसरा इसमें जो गेनर रहा लोकसभा चुनाव में, सबसे बड़ा गेनर जो रहा वो कांग्रेस रही। उसको 12 सीटों का फायदा हुआ। अजीत पवार की पूरी बातचीत को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, जो मैं देखना चाह रहा हूँ। जितने गेन्स था, जैसे पूरा का पूरा मैंने कहा कि अजीत पवार को 1 ही मिली और शरद पवार को तो तीसरा फैक्ट ये है कि अजीत पवार की पत्नी शरद पवार जी की बेटी के सामने हार गई बारामती में लोकसभा का चुनाव। बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग रहा। अब जो है अजीत पवार खड़े हैं अपने भतीजे के सामने, शरद पवार के सामने अपने बड़े भाई के बेटे को खड़ा कर दिया है। युगेश्वर नाम है शायद उसका, उसको खड़ा कर दिया है युगेंद्र अजीत पवार के सामने। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या करेंगे अजीत पवार, क्या करेंगे, मतलब क्या चाहते होंगे या उनको क्या चाहना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है उसमें ये है कि ये जो असेंबली का मामला है, ये जो चुनाव है आशुतोष जी, विधानसभा का जो चुनाव है, ये अजीत पवार के सामने सबसे बड़ा मौका है या आखिरी मौका है सत्ता में बने रहने का। क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव 2029 में है और विधानसभा के चुनाव भी नहीं है। तो अब अजीत पवार की पूरी राजनीति जो है इस चुनाव पर टिकी हुई है। अगर हम देखें तो ये जो टिकटों के बंटवारे को देखें तो 152 सीटें बीजेपी ने ली हैं 288 में से चुनाव लड़ने के लिए। एकनाथ शिंदे को 80 सीटें ली हैं और अजीत पवार को सबसे कम 52 सीटें मिली हैं। इसमें पूरा खेल अजीत पवार को करना है। वो ये करना है कि वो कैसे किंग मेकर की भूमिका में रहें। अगर किंग नहीं बन पाए तो किंग मेकर कैसे बने। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस ने 102 टिकट लिए हैं। उद्धव ठाकरे ने 96 लिए हैं और शरद पवार ने 87 लिए हैं। ठीक है, 87 टिकट पर शरद पवार की पार्टी लड़ रही है। अब आप एक काम करें कि अजीत पवार के 52, वो भी एनसीपी है, और शरद पवार की एनसीपी 87, इन दोनों को जोड़ लीजिए और फिर टोटल लगाइए कि क्या टोटल बनता है। तो 139 सीटों का टोटल बनना चाहिए मेरे ख्याल से। ये अजीत पवार अब अपनी पूरी ताकत इन 139 सीटों को बनाना चाहते हैं, जो मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। इस चुनाव के बाद, मतलब 23 नवंबर के बाद जो गणित होगा, मैंने अगर आपको याद हो तो अपनी एक पुरानी चर्चा में मैंने ये कहा था महाराष्ट्र पर, उसको अगर देखें आप कि अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में इमर्ज होंगे। अब अगर आप श्रीनिवासन जैन का इंटरव्यू देखें तो उसमें जो वॉच करने काबिल चीज है वो ये कि अजीत पवार का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। उसको अगर आप बारीकी से देखें, जो
जो बेसिक बात है वो 3-4 मिनट की है, जिसमें वो एक नाराजगी या इरिटेशन के साथ सिर झुका के श्रीनिवासन जैन के सवालों के जवाब देते हैं। उन्होंने क्या कहा पहले तो ये देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी को पता नहीं है कि शरद पवार जी के दिमाग में क्या चलता है, उनकी डॉटर को भी नहीं और हमारी आंटी को भी, मतलब उनकी वाइफ को भी नहीं, नॉट इवन हिज वाइफ एंड डॉटर। जो गेम्स किए हैं, अब अजीत पवार के सामने चुनौती है कि शरद पवार ने जो गेन किए लोकसभा में, वो इस सिंपैथी के आधार पर गेन किए कि ही वॉज बिट्रेड बाय अजीत पवार, मतलब उनको धोखा दिया। और उद्धव ठाकरे ने जो गेन किया वो इस आधार पर किया कि उनको एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। बेसिक गेन दोनों के ये हैं। कांग्रेस का गेन तो अपनी जगह ट्रेडिशनल गेन है, वो अब प्लॉय अभी भी चलने वाला है। अजीत पवार के सामने चुनौती यह है कि वो ये जो सिंपैथी फैक्टर है, जिसको अजीत शरद पवार की पार्टी ने या उनके नेता जयंत पाटिल ने एक्सप्लॉइट किया लोकसभा चुनाव में, वो असेंबली के चुनाव में कारगर साबित नहीं होना चाहिए कि अजीत पवार ने बिट्रे किया एनसीपी को या शरद पवार को, काका को बिट्रे किया। अब क्या मुद्दा है? अब ये मुद्दा है कि अजीत पवार ने उस इंटरव्यू में कहा कि जो निष्कर्ष है कि उसमें शरद पवार जी थे बैठक में और उनके कारण मुझे बीजेपी से मिलना पड़ा, हाथ उनके साथ जाना पड़ा बीजेपी के साथ। और जब उनसे पूछा कि वो खुद क्यों नहीं गए, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि उनके मन में क्या चलता है कोई जानता नहीं है। जो उसमें एक सेंटेंस है उनका ये कहना, तो 2 सेंटेंस है कि वो जो समझने की बात है कि वो महायुति में इसलिए गए कि अदानी को ओबलाइज करना चाहते थे या चाहते रहे होंगे शायद पवार, इसलिए गए। दूसरा ये कि उन एनसीपी को तोड़ने का पूरा दोष उन पर आया और मैंने उसको स्वीकार कर लिया, जबकि उनका कहना ये कि मेरा कोई मतलब, यानी मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मुझे स्केपगोट बनाया गया। मतलब पूरे मामले में वो कह रहे हैं कि जो भूमिका थी वो थी शरद पवार की, पर झेलना पड़ा मुझे कि भाई मैंने धोखा दिया एनसीपी को। अब वो ये क्लियर कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले, इसलिए कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जो सिंपैथाइजर्स हैं, ट्रेडिशनल सिंपैथाइजर मराठवाड़ा में, खासकर विदर्भ में, उनको ये मैसेज चला जाए कि भैया काका को धोखा अजीत पवार ने नहीं दिया, अजीत पवार को काका ने फंसाया पूरे के पूरे मामले में, या धकेला बीजेपी की तरफ। इसमें तो कोई सीक्रेट कभी रहा ही नहीं कि अदानी पूरा कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र में भी करते हैं, गुजरात में भी करते हैं, सबको पता है। राहुल गांधी नहीं कहते तो भी पता है। और राहुल गांधी ने कहा तो उसका क्या फायदा होगा? वो फायदा जितना होना था लोकसभा में हुआ, अब और कितना फायदा होगा वो विधानसभा में देखेंगे। जितनी सीटें मिली है अगर वो रिटेन कर पाए तो वो दिखेगा कि 100 सीटें मिली है, 100 से प्लस मिली है, तो उसमें कितनी सीटें जीतते हैं। अजीत पवार बहुत हाईली एम्बिशियस आदमी है, बहुत ही, मतलब जिनको कहना चाहिए कि उनको उनकी आकांक्षाएं
बहुत ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत जबरदस्त है। और उन्होंने इंटरव्यू में एक जो बात, दो तीन चीजें जो बताई, उसमें एक चीज ये बताई कि मैं नहीं गया, मतलब उन्होंने खुद भी क्लियर किया कि बोले मैं तो 2019 में पिछले सालों से, कई सालों से एनसी 99 से मैं एनसीपी में ही हूँ, उसने ये कहा। और हमारे लीडर जैसा कहते हैं वैसा ही हम करते हैं। जैसा, इसका मतलब क्या? उनका मतलब ये है कि शरद पवार जो कहते रहे वो करते रहे। और तीसरा उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई आइडियोलॉजी को लेकर कोई आपके मन में नहीं आया कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है और बीजेपी की क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए महाराष्ट्र में आइडियोलॉजी वगैरह कुछ चलती नहीं है, पॉलिटिक्स बदल गई है और यहाँ सबको पावर चाहिए। ये इसमें केच है, मतलब जो अजीत पवार की पूरी कंट्रोवर्सी का केच जो है इसमें है कि ये अब पूरा का पूरा मामला जो है पावर गेम है, इसमें आइडियोलॉजी का कोई मामला नहीं है। इसका मतलब ये कि कोई किसी के साथ भी जा सकता है। और अब ये जो वो क्लियर कर रहे हैं कि जो ये जो पूरा का पूरा ब्रेक किया समाजवादी पार्टी को, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और आ, इनका मतलब अगर कोई है हाथ तो काका का है या उनके कारण हुआ है। हमने उनने जैसा कहा वैसा हम करेंगे। अजीत पवार अब जो करेंगे वो ये जो नवाब मलिक ने कहा, नवाब मलिक का पूरा किस्सा सबको पता है। नवाब मलिक को बीजेपी नहीं चाहती थी टिकट दें महायुति की तरफ से, पर अजीत पवार ने दिया और उनका प्रचार भी किया और उनकी बेटी को भी दिया। ये हम देख रहे हैं। और नवाब मलिक ने क्या कहा कल, बीजेपी अगर विभाजन की राजनीति करती है और विवादास्पद मुद्दों को उठाती है, जैसा कि बटेंगे और कटेंगे टाइप, तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। एक मुद्दा ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में इमर्ज होंगे चुनाव के बाद, उन्होंने ये कहा। बीजेपी पूरे गेम को, अजीत पवार के गेम को समझ गई। और अब आप पा रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर अगर नजर कर रहे हैं तो इस समय बीजेपी के नजदीक के लोगों में अजीत पवार हैं, शिंदे नहीं हैं। अगर ऑब्जर्व करें तो अजीत पवार ने कटेंगे तो बटेंगे का विरोध किया, पर उन्होंने प्रधानमंत्री के का जो नारा है एक है तो सेफ है का समर्थन कर दिया। तो इसलिए अब जो अजीत पवार करने वाले हैं इन चुनाव के बाद, वो ये करेंगे कि एनसीपी दोनों को मिलाकर वो बार्गेन करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, महायुति से भी करेंगे, एमडीए से भी करेंगे। और वो सरकार बनाने में और चीफ मिनिस्टर बनने में या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आप पाएंगे कि इस इंटरव्यू का रिफ्लेक्शन आपको 23 नवंबर के बाद नजर आ सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, तो मैंने सोचा एक चर्चा हम भी आपके साथ कर लें, कुछ नया एंगल। इतना सब सुनने के बाद हम जोड़ दें तो अपने दर्शकों को 23 नवंबर के बाद थोड़ी चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म। थैंक यू सर। जी जी। थैंक यू सर।